हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि सिलिकॉन SiH4 क्या वो लुईस एसिड के जैसे काम करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने बात खत्म की थी। तो यदि लुईस एसिड के जैसे वो काम करेंगे तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या उसमें वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल हैं या नहीं है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल सिलिकॉन का चेक करते हैं। तो सिलिकॉन का कितना होता है 14। चलिए तो ये 1:2, 2:2, 2p, 6, 3s2 और 3p2। ठीक है। अब इसमें देखिए इसके आउटर मोस्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। यहाँ भी कितने थे? 4 थे। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है। तो आप देखिए तो ये थर्ड ऑर्बिट में हमें केवल ही चेक करना है ना कि वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, आउटर मोस्ट साइड में वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। तो देखिए पहले ये कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड है। थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसे? 3। कौन कौन? एस पी डी। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है? एस में है, पी में है। भैया 3d तो पूरा का पूरा वैकेंट है, ये पूरा का पूरा 3d वैकेंट है। तो और डी कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। अब इसमें एक में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की बात क्या, वो 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तक ये गेन कर सकता है। यानी इसके वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके, बहुत ज्यादा है। यानी कि क्या ये SiH4 लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर सकता है? व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता? इसलिए क्योंकि इसके पास जो सेंट्रल एटम है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसलिए ये लुईस एसिड्स के जैसे बिहेव कर सकते हैं। तो यानी ये जो सिलिकॉन हाइड्राइड है वो क्या लुईस एसिड है? हाँ है, लेकिन लुईस बेस नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे NH3, हमें ये चेक करना है कि ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आपको लग रहा होगा सर जी आपको याद है तो आपने लिख दिया। नहीं नहीं भाई, आप निकाल लीजिए ना स्टेरिक नंबर से। आपको नहीं पता है तो ऐसे तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। जैसे स्टेरिक नंबर में देख लीजिए, यहाँ सराउंडिंग P वैलेंस, इसमें ये इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन का? 7। माइनस से कितने हो गए? ये 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके बाद 3 प्लस 7 में 3 लिया 4/2, कितने बच गए यहाँ? 2। तो कितने हो गए? 3 + 2। ठीक है, तो 3 + 2 कितने? यहाँ पर गड़बड़ हो जा रही बेटा, एक यहाँ पर गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल से। देखिए नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? स्टेरिक नंबर निकाल। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 3 हैं। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कोवैलेंस देखिए हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 + 2/2 इक्वल टू 3 + 1, यानी 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने? 1 लोन पेयर। तो भाई इसमें 1 लोन पेयर है। अब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो क्या वो दे नहीं सकता है क्या? क्यों नहीं दे सकता है? तो देगा ना भाई। हाँ तो है तो देगा वो, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। इसका मतलब ये क्या लुईस बेस है? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ है। अब आ जाइए एसिड के बारे में। क्या ये गेन भी कर सकता है? तो आप चेक कर लीजिए गेन कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए इसमें आप देखिए ये जो NH3 हो गया और ये लुईस बेसेस है। अब ये गेन कैसे करेंगे? इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो देख चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन का साथ होता है 1:2, 2:2, 2p3, भाई 7 हो गया। तो सेकेंडरी ऑर्बिट है ना, कहाँ खाली है? इसमें खाली तो है ही नहीं। समझ में आ रही बात? जब खाली नहीं, देखिए कैसे खाली नहीं है, मैं इसको और भी मैं दिखाता हूँ। देखिए ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स था, तो इसमें 1 है। यहाँ पे देखिए 1 पेयर है और यहाँ 3 है, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा ना, हाइड्रोजन इससे भी हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन, तो एक भी खाली नहीं है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन नहीं कर सकता, यानी ये लुईस एसिड नहीं है। अमोनिया इज नॉट अ लुईस एसिड। बात आ रही समझ में?
तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि लुईस एसिड, लुईस बेस आप कैसे पहचान सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए ढेर सारे एग्जांपल्स दिया और शायद आप समझ गए होंगे कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं और कैसे इसे आप पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए देखता हूँ मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो लुईस एसिड और लुईस बेस है ये काफ़ी हद तक बहुत ही सक्सेसफुल ये थ्योरी रहा। इसे वो जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जैसे NH3 की बेसिक बिहेवियर के बारे में आर्हेनियस तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था क्योंकि वो बोर्ड इसमें उसका आर्हेनियस के अकॉर्डिंग था क्या कि जो OH- डोनेट करता है उसमें तो OH- है ही नहीं, तो फिर वो बेस कैसे होंगे। ठीक है, तो जो आर्हेनियस ने, ब्रॉन्स्टेड ने उस जो उनकी जो डिमेरिट थी वो इन्होंने दूर किया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये भी अब इसके बाद कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इन सभी थ्योरी में जो एसिड बेस के थ्योरी थे उनमें सबसे अच्छा थ्योरी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे जो डिमेरिट्स थे आर्हेनियस के टाइम में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के टाइम में, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सका इस थ्योरी के आधार पे। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एम्फोटेरिक। कुछ सब्सटेंस ऐसे होती हैं जो कि एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस यानी दोज substances that behave as a acid as well as a base called amphoteric substance। अब जैसे देखते हैं ये कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एसिड के जैसे और बेस के जैसे, दोनों के जैसे ही ये बिहेव करते हैं। चलिए ऐसे सब्सटेंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए H2O, इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं और दूसरे कंडीशंस में NH3 और इसकी रिएक्शन H2O से कराते हैं। ये दोनों में H2O कॉमन है। ठीक है, तो जब H2O की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो अब आप देखिए यहाँ यह इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, यह भी प्रोटॉन दे सकता, यह भी प्रोटॉन दे सकता है, लेकिन देगा कौन? तो इन दोनों में अब कॉम्पिटिशन होगा इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन डोनेट करने की। अब यहाँ पर प्रोटॉन वही इजिली डोनेट करेगा जिसके बीच का बॉन्ड कमजोर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए H और ये HCl और H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये H प्लस को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके रखेगा। इसकी भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम है। ठीक है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम है, तो यह भी H प्लस को बाइंड करके रखेगा लेकिन इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी कम टाइटली बाइंड होगा। तो इन दोनों में जब कंपटीशन होगा प्रोटॉन लूज करने का तो ये लूज कर देगा और ये ऐसा बना देगा H3O++।
Cl माइनस। और इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये जो H2O है, यहाँ पर प्रोटॉन क्या किया, गेन किया। तो प्रोटॉन गेन करने वाला क्या होता है, एसिड। तो ये क्या हो गया, एसिड। ये क्या है, बेस, ठीक है। NH3, अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो ये NH3 और ये H2O है यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि जब इस NH3 की रिएक्शंस आप H2O के साथ करा रही हैं, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये H प्लस और ये H2, ये दोनों में H प्लस इसको डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा NH2 माइनस और प्लस H3O प्लस। यानी इन दोनों ही रिएक्शंस में आप देख रहे हैं H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसका मतलब वो एसिड का जैसा काम कर रहा है। यानी इन दोनों ही रिएक्शंस में H2O बिहेव लाइक एसिड, ये एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन इस H2O की रिएक्शंस यदि किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कराई जाए जिसमें प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी H2O से उसमें कम हो, ठीक है, तो H2O ही प्रोटॉन डोनेट कर देता है, और H2O जब प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो फिर वो बेस के जैसा काम करेगा, और फिर वो सिचुएशन में H2O बेस के जैसा काम करेगा। यानी H2O एसिड के जैसा भी काम कर रहा है, बेस के जैसा भी काम कर रहा है, और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो हम लोगों ने ये देखा था कि NH3 और H2O, यहाँ से ये यदि प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये गेन करता है, H3 प्लस बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है, देखिए यदि यहाँ भी डोनेट कर रहा है, यहाँ भी ये H प्लस डोनेट कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये तो एसिड के जैसे काम करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ पर दो सिचुएशन है। जैसे यहाँ आपने ये कर दिया, ठीक है, तो NH3 के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको भी तो आप देखिए, यहाँ तो हमने इसको देखा ही नहीं, और इसी तरह से हम लोगों ने फैसला कर दिया। तो कभी भी ऐसा फैसला नहीं करना है, ऐसा तुरंत में डिसीजन नहीं लेना है, वो देखना है यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हुआ। तो अब आप बोलिएगा सर जी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी था ना सर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला को तो आप कंसीडर ही नहीं किए, केवल H प्लस को ही आप कंसीडर किए। हाँ, ये बात सही है। तो हम लोगों को इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में भी कंसीडर करना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कैसे गड़बड़ हो जाता है ये, देखिए अब इसको, ये इसको मैं अलग से लिखता, चलो इसी में लिख देता हूँ। तो यहाँ से अब आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर NH3 है, ठीक है, तो H इसके पास भी है, H इसके पास भी है, राइट। अब यहाँ H2O में इसके पास भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है, होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो एसिड होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा वो एसिड हो जाएगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा टाइटली अट्रैक्ट किया होगा ना इसके रिस्पेक्ट में, नो डाउट। तो अब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर पहले दे देगा कि ये इसको डोनेट करेगा, तो नेचुरली बोलिएगा कि सर अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर इसको इजीली दे देगा। तो जब इसको इजीली दे देगा तो इसका H प्लस यहाँ आ जाएगा, और जब H प्लस आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, NH4 प्लस। आ रही बात समझ में। अब यहाँ क्या बच गया, OH माइनस। अब बताइए यहाँ H प्लस क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ H2O क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ H2O क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया। तो डोनेट करने वाला क्या हो गया, बेस, ठीक है, डोनेट करने वाला क्या हो गया, बेस। तो कौन डोनेट किया, ये डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, एसिड। यहाँ ये प्रोटॉन क्या किया, H2O प्रोटॉन क्या किया है, गेन किया, ठीक है।
तो ये प्रोटॉन यहाँ पर ये गेन किया, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोटॉन क्या किया, लूज किया, ठीक है। तो प्रोटॉन गेन करने वाला क्या होता है, बेस। कन्वर्ट किस में हो गया, एसिड में। यहाँ बेस था, किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, एसिड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ H2O एसिड है और यहाँ H2O बेस है। यानी कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी बिहेवियर को एसिडिक के जैसा और साथ साथ बेस के जैसा भी बना लेते हैं। और ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी ऐसा कर सकते हैं कि H2O एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। यदि आपको कहा जाए कि H2O इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, वही तो आप इस रिएक्शंस को लिख करके दिखा सकते हैं कि एक रिएक्शन में H2O प्रोटॉन गेन कर रहा, दूसरे रिएक्शन में H2O प्रोटॉन लूज कर रहा। इसलिए एक रिएक्शंस में जिसमें वो प्रोटॉन गेन करता है वह बेस के जैसा काम करता है, और जिसमें प्रोटॉन वो लूज करता है वह एसिड के जैसा काम करता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि H2O is a proton acceptor and proton gainer. That's why it behave like a amphoteric substance. और ऐसे ही सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हो गया एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है वो एक ही है, नहीं, ऐसा नहीं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस ढेर सारे हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस की जो एग्जांपल्स हो गए, अब जैसे एल्युमिनियम AlCl3 एम्फोटेरिक है, एल्युमिनियम, ठीक है। या तो एल्युमिनियम के जो होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक है। फिर और भी हो सकते हैं, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, SN3 के जो कंपाउंड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, SnCl2 एम्फोटेरिक है, एक्सेट्रा। दीज आर द एम्फोटेरिक substances that behave like an acid as well as a base. तो आज इस लेक्चर में यहाँ तक ही हम लोगों ने पढ़ा कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।